हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मनोज और यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपन ने चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अपन ने लास्ट पार्ट के अंदर ह्यूमन आई के बारे में डिटेल स्टडी करी थी, बहुत भयंकर तरीके से, है ना। आई के सारे कॉन्सेप्ट को अपने टच करके आए थे अपन। ठीक है, आज अपन बात करने वाले आई से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियां, कुछ डिफेक्ट्स। वो डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, उनको कैसे अपन सही कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी बात अपन आज के लेक्चर के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं फालतू का टाइम वेस्ट किए बिना, है ना। तो देखिए, मैं सबसे पहले लिखा डिसऑर्डर, उसमें फर्स्ट मैंने लिखा कैटरेक्ट। फर्स्ट क्या लिखा है, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट का मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। अगर आपने कभी आपके घरों के अंदर जो नानी जी होते हैं या फिर दादी जी या फिर दादाजी, तो उनके अंदर क्या होता है, जो बुजुर्ग एज के जो होते हैं पर्सन्स, उनके अंदर क्या होता है दोस्त, उनकी जो रेटिना होती है, उनकी जो आंख होती है, उस आंख के कोड़ने वाले पार्ट पर एक मिल्की कलर का फाइबर आ जाता है। अगर आप नोटिस किया, हमारे आंखें तो बिल्कुल क्या होती है, एकदम बिल्कुल साफ सुथरी दिखती है। लेकिन जो ओल्ड एज वाले होते हैं पर्सन, उनके अंदर क्या होता है, उनकी आंखों के ऊपर कोई फाइबर्स पार्ट आ जाता है। उनकी आंखें मिल्की हो जाती है, फिर से बोलो क्लाउडी हो जाती है। उनको प्रॉपर वे में सारी चीजें नहीं दिख पाती है। उसी बीमारी को बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं दोस्त, कैटरैक्ट बोलते हैं। वो कैटरैक्ट हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। ठीक है भाई, देखना, द इन द पीपल ऑफ ओल्ड एज वाले पीपल जितने होते हैं, देयर लेंस बिकम्स मिल्की और क्लाउडी। उनका लेंस मिल्की और क्लाउडी बन जाता है। रीजन, उनके ऊपर कोई फाइब्रस पार्ट अटैच होना शुरू हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट। दिस इज कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉसेस ऑफ विजन। और उसकी वजह से पार्शियल और कंप्लीट विजन का लॉस हो सकता है। उनको धुंधला दिखता है, या फिर उनका कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है, पूरे अंधे हो सकते हैं वो। ठीक है, इसको अपन रिमूव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं सर्जरी से। सर्जरी में कट लगाते हैं भाई। मान लो कि कोड़ने के ऊपर वो फाइबर पार्ट आ चुका है, तो उस फाइबर पार्ट को सर्जरी के अकॉर्डिंग, सर्जरी से क्या करते हैं, कट लगाते हैं। कट लगाकर उसको थोड़ा फैला देते हैं, या फिर उसको रिमूव कर देते हैं वहां से। उसको बोलते हैं कैटरेक्ट सर्जरी। क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी। और उस कैटरेक्ट सर्जरी से इस कैटरेक्ट को रिस्टोर कर सकते हैं। तो पॉइंट लिख देना, इट कैन बी रिस्टोर थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी। कैटरेक्ट सर्जरी से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। कट लगाएंगे, रिमूव हो जाएगा वहां से, ताकि वो इजीली जो है कुछ सालों तक, जितने टाइम तक वो जिंदा है भाई, तब तक वो क्या करें, नॉर्मल विजन के साथ में जी सके, थोड़ी बहुत चीजों को देख सके, बिल्कुल ब्लर नहीं दिखे उनको, या फिर बिल्कुल विजन लॉस नहीं हो उनका। तो कैटरेक्ट होता क्या, समझ में आपको क्लियर तरीके से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे 3 डिफेक्ट्स के बारे में। विजन के 3 डिफेक्ट्स बताता हूँ जो रिफ्रैक्शन की वजह से होते हैं। आपने पढ़ा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। हमारी आंखों के अंदर भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। हमारी आईज के अंदर कौन सा लेंस बताया मैंने आपको, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और लेंस किस पे बेस्ड होते हैं, रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे बेस्ड होता है। हमारी आंखें जो होती हैं वो मीडियम 2 मान लो, हमारे जो बाहर का मीडियम, आंखों के बाहर का मीडियम 1 है। तो मीडियम 1 से लाइट ट्रेवल करती जाएगी मीडियम 2 तक। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम लाइट ट्रेवल करके जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उस रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। वो डिफेक्ट्स मेजरली 3 पढ़ेंगे अपन, कौन कौन से, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। 3 डिफेक्ट्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया का और भी क्या बोल सकता हूँ, नियर साइटनेस। मायोपिया का और बोलता हूँ नियर साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया बोलता हूँ फार साइटनेस। और प्रेसबायोपिया जो कि ओल्ड एज के पर्सन के अंदर होते हैं। तो इनके बारे में और डिटेल स्टडी करते हैं, एग्जाम में भर भर के सवाल पूछते हैं। इसके तीनों की डिटेल स्टडी करेंगे अपन। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा मायोपिया के बारे में। किसके बारे में शुरू करूंगा, मायोपिया के बारे में। मायोपिया होता क्या बेसिकली, देखना, जैसे मैंने लास्ट पार्ट के अंदर आपको बताया कि आप जब बचपन में छोटे थे, तो आप टीवी को बहुत ज्यादा पास में जाकर देखते थे, या फिर मैं अब की बात करूँ, अभी टाइम के प्रेजेंट टाइम की बात करूँ, तो आप बहुत ज्यादा पढ़ाई करते, तो कॉपी आपकी आंखों के बहुत नजदीक रहती है। तो उसमें सिलरी मसल्स क्या हो जाएगी, स्ट्रिच रहेगी। तो सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रिच रहेगी, तो लेंस की मोटाई बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्त, लेंथ कम हो जाएगी, ये प्रोसीजर होगा। ओके, और क्या होगा, मसल कंटिन्यूसली स्टिच रहने की वजह से वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से लेंस की छोटी रह जाएगी, और जब छोटी रहेगी तो आपकी इमेज जो रेटिना से पहले बनना शुरू हो जाती है। आपको देखना, पॉइंट सुनना, आपको नियर का ऑब्जेक्ट दिखेगा बहुत क्लियर, बहुत शार्प नियर का ऑब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। आपको फार का ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, या फिर ब्लर दिखेगा। क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज नहीं बनती है। देखो नाम में लिखा नियर साइटनेस, नियर का ऑब्जेक्ट दिखता है, फार का नहीं दिखता है। किसमें, मायोपिया के अंदर। याद रखिए दोस्त, मायोपिया डिफेक्ट्स के अंदर नियर का ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट क्लियर दिखेगा, फार का ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट या फिर क्लियर नहीं दिखता है। ये होता है मायोपिया। देखो, with myopia can see near object clearly but cannot see far object. फार ऑब्जेक्ट वो क्लियरली नहीं दिख पाता है। इन अ मायोपिक आई, इमेज इज फॉर्म्ड एट फ्रंट ऑफ रेटिना। आपकी जो इमेज होती है वो बनने तो कहाँ चाहिए, रेटिना बननी चाहिए। लेकिन मायोपिया के अंदर क्या हो रहा है, वो लेंस थोड़ा सा छोटा रह गया, लेंथ उसकी कम हो गई, कर्वेचर उसका बढ़ गया, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ गई उसकी। उस वजह से क्या हो रहा है, वो सिलरी मसल वापस उतनी रिलैक्स नहीं हो पाई जितनी होना चाहिए थी, और उसकी वजह से अब वो इमेज थोड़ी पहले ही बन जाती है। और इमेज जब पहले बन जाएगी
तो रेटिना से पहले बन जाएगी, तो इसका मतलब आपको नियर का ऑब्जेक्ट दिखेगा, फार का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ये होता है मायोपिया। आप सारे पॉइंटों पे गौर करिए, नोटिस करिए पॉइंटों को, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए, सारी चीजें इजी है बिल्कुल। ठीक है दोस्त, तो चलिए अपने बात करिए इसका कॉज क्या होता है। कॉजेज देखना, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। मैंने आपको बताया ना, जैसे ही छोटा होगा तो कर्वेचर बढ़ जाएगा उसका। लेंस ऐसा था, वो ज्यादा ऐसा हो गया तो उसका कर्वेचर देखो, ये कर्वेचर जो उसका, ये कर्वेचर बढ़ गया, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। दूसरा पार्ट बोल सकता हूँ, आई बॉल की लंबाई बढ़ गई। आई बॉल अब ज्यादा बिकम्स मोर लॉन्ग हो गया। आई बॉल जो है, आई बॉल समझते हो, ये जैसे मान लो ये पूरा आई बॉल है, ये आई बॉल ज्यादा थोड़ा लॉन्ग हो गया, टू लॉन्ग है ना। तो देखना सेकंड पॉइंट देखना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो दो कॉजेज बता रहा हूं मैं आपको, एक तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल इलोंगेट हो रखा है, इलोंगेट हो जाएगा तो मान लो कि हमारा कॉर्निया, तो मान लो कि हमारा आई बॉल पहले इतना था, तो इमेज रेटिना पे यहाँ बननी चाहिए थी, लेकिन अब इलोंगेशन हो रखा है, अब रेटिना हमारे यहाँ आ चुका है। अब इमेज तो अभी भी यहीं बन रही है, लेकिन रेटिना हमारे यहाँ आ चुका है, और जो रेटिना यहाँ आ गया तो देखो भाई इमेज कहाँ बनी, रेटिना से पहले बनना शुरू हो गई। इसी को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया। इस मायोपिया को कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं, लेंस का यूज करके। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अरे यार देखना, करेक्शन में लिखा है यूज कॉनकेव लेंस। अगर आपको उसको दोस्त को इस डिफेक्ट को सही करना है, रिमूव करना है, वापस आप नॉर्मल कंडीशन में लाना है आपको किसी पर्सन को, जैसे मैं मेरी बात करता हूँ, मेरा जो डिफेक्ट है वो मायोपिया, मेरे को नियर का ऑब्जेक्ट दिखता है, फार का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। तो मेरा कौन सा डिजीज है भाई, कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। उस मायोपिया को दूर करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए मैंने स्पेक्स पहन रखे हैं। उसमें जो लेंस लगा रखा है वो लेंस है कॉनकेव लेंस। अरे कौन सा लेंस दोस्त, कॉनकेव लेंस। ध्यान रखना, मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज करता है। रीजन, कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग इन नेचर। अरे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग इन नेचर। देखना एग्जाम्पल आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अभी देखो ये जो इमेज है, ये कौन सी इमेज है, ये मायोपिक आई की इमेज है। इमेज बनना तो रेटिना पे चाहिए, लेकिन रेटिना से थोड़ा पहले बन रहा है। ओके ओके रिपोर्ट, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया दोस्त, ये एरो थोड़ा रफ कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लगा दिया इस बार, बताओ कौन सा लेंस है ये लेंस है अपना कॉनकेव लेंस। अरे कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ये होता है डाइवर्जिंग इन नेचर। थोड़ी लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है। डाइवर्स करेगा तो कोई लाइट आएगी, ये लाइट यहाँ से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज होकर ये ऑटोमेटिकली यहाँ मिल जाएगी। बस ये प्रोसीजर होता है भाई। तो ये होता है, लाइट क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, डाइवर्स करने के बाद ये यहाँ ऑटोमेटिकली मिल जाएगी इस तरीके से। तो कहाँ बन रही इमेज, अब बन रही रेटिना पे। पहले कहाँ बन रही थी, रेटिना से पहले फ्रंट साइड ऑफ रेटिना बन रही थी। तो कॉनकेव लेंस इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो लाइट को डाइवर्स कर देगा, और लाइट एट द एंड कहाँ मिलेगी, आपकी रेटिना पे। और जब रेटिना पे इमेज बनेगी तो इमेज क्लियर होगी, शार्प होगी, और एकदम अच्छी दिखेगी इमेज। जैसे मेरे को भी प्रेजेंट टाइम अगर मैं कितना भी दूर देखना चाहूँ, प्रॉपर वे में जितनी पावर मेरे को रिक्वायर्ड उतनी पावर का मैंने क्या लगा रखा है, कॉनकेव लेंस लगा रखा है। उस कॉनकेव लेंस की वजह से क्या हो रहा है दोस्त, प्रॉपर वे में इमेज बन रही है रेटिना पे, और मुझे सारी चीजें जितनी भी डिस्टिंक्ट वाली फार वाली चीजें सारी डिस्टिंक्टली दिख रही है। ये मायोपिया कैसे करेक्ट करता है, कॉनकेव लेंस से। क्लियर एकदम टॉप क्लास तरीके से। डायग्राम ऐसा बनाना एग्जाम में, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इस तरीके से। तो फर्स्ट ये बना देना, सेकंड वाला डायग्राम मैंने साथ में बना दिया है। आप चाहो तो फर्स्ट डायग्राम वैसे कर देना, और सेकंड डायग्राम क्या करोगे फिर अलग से बना सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये ऐसा कुछ प्रोसीजर है आपका, तो आपको सेकंड डायग्राम अलग से बना लेना आप। जैसे ये बनाया मैंने इमेज को, ठीक है। ये अपना हो गया आई लेंस, ये अपन लगा दिया अपने कॉनकेव लेंस। तो ये लाइट कुछ फैल जाएगी इस तरीके से, और यहाँ आने के बाद कहाँ बनेगा इमेज, अपना बन जाएगा रेटिना पे। कहाँ बनेगा, रेटिना पे। तो कुछ इस तरीके का इमेज बनाकर इसको कर सकते हो। तो ये आपका डिजीज वाली डिफेक्ट वाली इमेज, और उसका करेक्शन कर दिया आपने कॉनकेव लेंस लगा के। ऐसा भी कुछ काम आप कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तो डायग्राम ऐसा बना सकते हो भाई। एनसीईआरटी में दे रखा है इस तरीके का डायग्राम, आप बुक से देख लेना। अगला बात करता हूँ मैं हाइपरमेट्रोपिया की। किसकी बात करता हूँ दोस्त, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ऑपोजिट है जस्ट। क्या है ऑपोजिट, इसको बोलते देखो फार साइटनेस। क्या बोलते हैं, फार साइटनेस। जो लिखा वो दिखा, नियर लिखा तो नियर दिखा, फार लिखा तो फार दिखा। याद रखना दोस्त, मैं बोलता हूँ जो लिखा वो दिखा। नियर लिख देना मायोपिया में, नियर साइटनेस। नियर लिखा मतलब नियर का दिखेगा, फार लिखा मतलब फार का दिखेगा, नियर का नहीं दिखेगा। ये प्रोसेस का ध्यान रखना। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपकी इमेज जो रेटिना से बाद में बनती है, बिहाइंड द रेटिना बन जाएगी। इमेज बननी कहाँ चाहिए, रेटिना पे, लेकिन इमेज रेटिना के बाद में बन रही है, तो आपको नियर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, आपको फार ऑब्जेक्ट दिख रहा है। दूर के ऑब्जेक्ट सारा दिख जाता है क्लियरली, नियर वाला नहीं दिख पाता है। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। क्लियर है ना यार। देखो
अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिक आई कैन सी ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली या फिर क्लियरली। यानी ऐसा कोई डिजीज जिसको भी डिफेक्ट हो रखी है उस पर्सन को दूर की चीजें बहुत आसानी से अच्छे से दिखती है, क्लियर दिखती है, डिस्टिंक्ट दिखती है, लेकिन पास की चीजें उसको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं दिख पाती है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। देखना, इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई इमेज इट फॉर्म्ड बिहाइंड टू रेटिना। इस बार क्या हो रहा है, इमेज रेटिना पे बननी चाहिए लेकिन रेटिना से पीछे की तरफ बनती है। तो जब दूर की बन रही है तो दूर वाला दिख जाएगा, पास वाला नहीं दिखेगा। इमेज पास में बन रही थी, पास वाला दिख रहा था, दूर वाला नहीं दिखेगा। कुछ इस तरीके का काम आपको करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो रेटिना के बाद इमेज बनती है, इसलिए दूर वाला दिखेगा, फार ऑब्जेक्ट दिखता है, नियर ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है। ये आपकी इमेज का डायग्राम है भाई। देखो कॉजेज, देखो द फोकल लेंथ ऑफ आई इज टू लॉन्ग। आई लेंस की जो फोकल लेंथ होगी बहुत ज्यादा लंबी हो गई, फोकस ज्यादा, मतलब कुल मिलाकर सिलिंडर मसल बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई, और जो लेंस की कर्वेचर तो कम हो गया और फोकल लेंथ जो है वो काफी इंक्रीज हो गई। तो देखना कॉजेज, देखना द फोकल लेंथ ऑफ आई इज टू लॉन्ग, बहुत ज्यादा फोकल लेंथ की वजह से। अगला देखो द आई बॉल हैज बिकम्स टू स्मॉल। आई बॉल भी क्या, देखो इधर हो रहा था मायोपिया हो रहा था, आई बॉल लॉन्ग हो रहा था, इलोंगेट हो रहा था। यहाँ पर आई बॉल क्या हो रहा है, स्मॉल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब छोटा होगा तो लेट सपोज हमारा रेटिना यहाँ होना चाहिए, लेकिन इमेज तो यही बनेगी, लेकिन क्या हो रहा है, आई बॉल थोड़ी छोटी हो गई। अब रेटिना तो यहाँ पर है, इमेज वहां बन रही है, लेकिन हमारा रेटिना एक्चुअल रेटिना भी यहाँ आ चुका है, तो उसकी वजह से इमेज रेटिना के बाहर की तरफ बन जाती है, पीछे की तरफ बनती है। तो नियर का ऑब्जेक्ट तो नहीं दिखता है, फार का ऑब्जेक्ट इजिली दिख जाता है। करेक्शन कैसे करेंगे, यूज कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी यार लेंस लिखना था। ठीक है भाई, यूज कॉन्वेक्स लेंस। करेक्शन के लिए यूज कॉन्वेक्स लेंस यूज करते, ध्यान रखना। इट विल ब्रिंग इमेज बैक टू द रेटिना, और ये क्या करेगा, इमेज को रेटिना पर वापस ले आएगा। कैसे लेकर आएगा, क्योंकि ये होता है कन्वर्जिंग इन नेचर। हमारी लाइट्स वहां जा रही है, उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे बैठाना है, तो कन्वर्ट कर देगा भाई। देखो जैसा एक तो लगा रखा है आपने कॉन्वेक्स, एक कॉन्वेक्स और लगा दे बाहर की तरफ, तो ये क्या करेगा, लाइट को थोड़ा कन्वर्ट कर देगा। अरे थोड़ा क्या कर देगा दोस्त, कन्वर्ट, और लाइट हमें मिल जाएगी, हमारी लाइट मिल जाएगी रेटिना पे। बस इस तरीके से ध्यान रखना, रेटिना पे हमारा इमेज बन जाएगा। बस ये प्रोसीजर होता है भाई, ठीक है। एकदम कहानी क्लियर टॉप क्लास तरीके से। तो मायोपिया में तो यूज करते हैं कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रो में कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है दोस्त। और कैटरेक्ट तो पता ही आपको, कैटरेक्ट बिल्कुल सिंपल है, ओल्ड एज के पर्सन के अंदर होता है, मिल्की और क्लाउडी कॉर्निया हो जाता है उनका, तो उसको क्या करते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी से उनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। अब अपन कंटिन्यू बात करते हैं दोस्त, अपने जो थर्ड डिफेक्ट आता है, अपन लिखा था थर्ड डिफेक्ट प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया बेसिकली होता क्या है, प्रेस बायोपिया जो होता है ओल्ड एज वाले पर्सन के अंदर, जो ओल्ड एज वाला होता है भाई अपने बुजुर्ग, उनके अंदर ये होता है, ठीक है। होता क्या है बेसिकली इसके अंदर जो होती है ना अकोमोडेशन पावर, भाई सिंपल सी बात है, पर्सन काफी एज में जा चुका है, पूरी जिंदगी भर उसने आंखों को जो है यूज किया है, जो आंखों को यूज किया है, तो फोकस उसका क्या कर रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था, कभी बढ़ रहा था, कभी कम हो रहा था, अलग अलग टाइप के और डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को देखता था। उसकी वजह से क्या करता, फोकस लगातार, मतलब मसल स्ट्रेच रिलैक्स स्ट्रेच करती रही, ठीक है। और जब इतना सारा कुछ काम किया मसल ने और लेंस ने, तो उसकी जो अकोमोडेशन पावर है वो कम हो चुकी है, या फिर अकोमोडेशन पावर जो लेंस की वो खत्म हो चुकी है। जब अकोमोडेशन पावर ओल्ड एज वाले पर्सन में जब खत्म हो जाती है, तो क्या वो दूर वाले ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो क्या फोकस को एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पास वाले ऑब्जेक्ट को अगर देखना है तो क्या वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। रीजन, अकोमोडेशन पावर ही वीक हो चुकी है, फिर खत्म हो चुकी है। तो उस केस क्या होता है, उस केस के अंदर पर्सन को, जो भी ओल्ड एज का पर्सन, उसको ना तो प्रॉपर नियर का दिखता है और ना प्रॉपर उसको फार का दिखता है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है दोस्त। बिल्कुल सिंपल है, हमारे घरों में बुजुर्ग होता है भाई, नाना जी, नानी जी, दादा दादी, है ना, इनके अंदर तो वो जो प्रोसेस होता है भाई, उनके अंदर क्या होता है देखना, द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। जितनी ज्यादा एजिंग होगी वो अकोमोडेशन पावर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। दिस डिफेक्ट पीपल कैन नॉट सी द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट बोथ। वो क्लियरली डिस्टिंक्टली इमेज को नहीं देख पाते हैं, कौन, नियर वाली भी नहीं देख पाते और फार वाली भी नहीं देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। उस प्रेस बायोपिया का करेक्शन कैसे करेंगे, अच्छा इसका कॉज क्या है, अकोमोडेशन पावर खत्म हो जाती है, फिर वीक हो जाती है एजिंग के साथ साथ, ठीक है। करेक्शन क्या करेंगे, करेक्शन में क्या करना भाई, आपने पहले पढ़ा था मायोपिया के अंदर, मायोपिया में आपको दूर का नहीं दिख रहा था, मायोपिया में आपको दूर का नहीं दिख रहा था, आपने क्या यूज किया, कॉनकेव लेंस। हाइपरमेट्रोपिया में आपको नियर का नहीं दिख रहा था, आपने क्या लेंस का यूज किया, आपने लेंस यूज किया था कॉन्वेक्स। यहाँ पर दोनों ही नहीं दिख रहा है, ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, क्या यूज करेंगे, दोनों लेंस यूज कर लेंगे, कॉनकेव लेंस भी यूज कर लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस भी यूज कर लेंगे। देखो भाई इस तरीके से एक चश्मा बनता है। अगर आपने कभी अपने जो बुजुर्ग घरों के रिलेटिव है, अगर उनका अगर आपने चश्मा देखा कभी, तो चश्मा कुछ इस तरीके से होता है, नीचे की तरफ दो लेंस और लगे रहते हैं और ऊपर की तरफ पूरा लेंस होता ही है। तो जो ऊपर का लेंस होता है वो होता है कॉनकेव लेंस और नीचे वाला लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये वाला
दूर को देखने के लिए हेल्प करेगा ये वाला, नजदीक वाला पास वाला देखो देखने के लिए हेल्प करता है, तो इसको नीचे की तरफ लगाते हैं। कुछ भी रीडिंग वगैरह अगर कोई पर्सन करता है तो इजीली वहां से जो है इजीली उसको दिख जाए नियर वाला और यहाँ से फार वाला। तो ऐसे लेंस को अपन बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं? बाईफोकल, क्योंकि इसमें फोकल डबल आ रही है, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी है, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बाईफोकल लेंस पूरा क्लियर एकदम तरीके से? ठीक है, प्रीवियस बायो पे आई होप आपको सारी चीजें शानदार तरीके से कवर समझ में आई होगी। ठीक है, तो प्रीवियस बायो पे आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं प्रिज्म। बेसिकली प्रिज्म होता क्या है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म एक कांच का सेटअप है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, ये पूरा कांच का होता है, ग्लास का होता है भाई। ठीक है, और इसके अंदर से क्या करते हैं, लाइट ट्रांसफर होगी। जब लाइट ट्रांसफर होगी तो सिंपल सी बात है, क्या होगा वहां पर प्रोसेस, वो होगा रिफ्लेक्शन, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे। क्योंकि हमारे एयर से लाइट कहाँ जा रही है, कांच वाले पार्ट के अंदर। कांच मतलब मीडियम चेंज हो गया, और मीडियम चेंज मतलब कहीं ना कहीं रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है। जब रेयर से डेंस में जाएगी तो रिफ्लेक्शन की जो लाइट होगी वो लाइट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाती है, नॉर्मल की तरफ चली जाती है। ऐसा कुछ प्रोसीजर अपन पढ़ते हैं शुरुआत से। ठीक है, तो उसी प्रोसीजर को, उसी रिफ्लेक्शन को अपन किसके थ्रू करवा रहे हैं इस बार, प्रिज्म के थ्रू करवा रहे हैं। तो प्रिज्म एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है, देखना पूरी डेफिनेशन लिखी हुई प्रिज्म की, देखना। तो ट्रायंगुलर ग्लास इस प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, ट्रायंगुलर ग्लास होता है। उसमें अंदर क्या होता है ना, इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस, उसके अंदर दो ट्रायंगल की बेस होती है, ध्यान रखना दोस्त, दो सरफेस होती है ट्रायंगल की। जैसा बना रखा है, ये मैंने इसको फ्रंट साइड में बना रखा है, ऐसी एक पीछे की तरफ और होगी। तो दो ट्रायंगुलर सरफेस होती है और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होती है इसके अंदर, एंड रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस, दीज सरफेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। और वो लेटरल 3 रेक्टेंगुलर सरफेस और वो लेटरल सरफेस एक दूसरे पर क्या करती है, इंक्लाइन रहती है इस तरीके से। देखना, ऐसे देखना, दो सरफेस ये हो गई रेक्टेंगुलर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनके नीचे होगी, और दो हो गए ट्रायंगल। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है भाई, देखना इस तरीके से, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड और दो ट्रायंगल बन जाते हैं। अगर मैं फ्रंट से देखता हूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये अपना प्रिज्म है, ये भी अपना प्रिज्म है, ध्यान रखें। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर बना रखा है, ये प्रिज्म का 3D स्ट्रक्चर बना रखा है, ये अपना 2D स्ट्रक्चर है। ठीक है दोस्त, ये होता है प्रिज्म। तो प्रिज्म से रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो सारी बात समझते अपन। देखिए, तो आपको मैं बताता हूँ, देखना दोस्त, प्रिज्म से कैसे बात करेंगे। तो जैसे देखना, ये लाइट है, ये मेरे पास प्रिज्म रखा हुआ है। अंदर एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूँ, रियल लाइफ में कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बारे में बात जानकारी देता हूँ आपको, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। देखना, प्रिज्म मैंने किसी कार्डबोर्ड के किसी टेबल के ऊपर मैंने रख दिया, पेपर के ऊपर। ठीक है, उस प्रिज्म को मैंने इस तरीके से रखने के बाद में क्या कर रहा हूँ, मैं दो ऑल पिन लगा रहा हूँ यहाँ पर। ऑल पिन को बोलते हैं मैंने P और Q। भाई मैं लेट सपोज मैंने यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक बुक ले रखी है अभी। ठीक है, किस तरीके से काम करता हूँ, जैसे मेरे पास अभी ये है, मैंने यहाँ पे रख दिया प्रिज्म। प्रिज्म रखने के बाद मैं उस प्रिज्म को इस तरीके से देखता हूँ, लेट सपोज यहाँ पे प्रिज्म रखा हुआ है, उस प्रिज्म को इस तरीके से देख रहा हूँ, और मैं दो ऑल पिन सेट करता हूँ। क्या करता हूँ दोस्त, दो ऑल पिन सेट करूंगा। जैसे दो ऑल पिन जब सेट हो जाएगी, वो दोनों एक लाइन में अरेंज करनी है, दोनों ऑल पिन को कैसे अरेंज करना, एक लाइन में। फिर मैं उसके सामने तरफ वाला चला जाऊंगा, अभी मैं इधर खड़ा हूँ, प्रिज्म के मैं टेबल वाले के उस पार्ट में चला जाऊंगा। उस पार्ट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा दोस्त, मैं सेम ऑल पिन को वापस उस लाइन में अरेंज करने के लिए इन दोनों ऑल पिन को मैं उधर से देखूंगा। तो रिफ्लेक्शन की वजह से दोनों ऑल पिन मुझे जहां भी दिखती है उसके अकॉर्डिंग मैं दो ऑल पिन उस तरफ आगे की तरफ और लगा देता हूँ, वो दोनों ऑल पिन अपनी यहाँ आ जाती है। वो दोनों जो ऑल पिन आएगी वो अपनी यहाँ आएगी, R और S दो नाम दे दिए। तो देखना, मुझे नहीं पता एक्चुअल कैसे काम हो रहा है, लेकिन मैंने प्रिज्म रखा, इधर से मैंने दो ऑल पिन को इस तरीके से अरेंज किया, फर्स्ट और सेकंड को। जैसे ही मैं उधर जाऊंगा, मैं प्रिज्म से होते हुए देखता हूँ यहाँ लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और लाइट का जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो मुझे दोनों ऑल पिन जो है, जैसे ही वो दोनों ऑल पिन मुझे यहाँ पर दिखेगी इस तरीके से, मैं उसके सीध के अंदर, उसके स्ट्रेट लाइन के अंदर मैं क्या करूंगा, दो ऑल पिन और रख दूंगा। लेकिन जब मैं वापस देखता हूँ तो दो ऑल पिन यहाँ पर थी और दो ऑल पिन यहाँ आ चुकी है। उसका मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। मुझे एक्चुअल वो दोनों ऑल पिन इस डायरेक्शन में दिख रही थी, लेकिन एक्चुअल में ऑल पिन यहाँ नहीं है और यहाँ आ चुकी है। या फिर मुझे जो ये वाले दोनों ऑल पिन थे वो एक्चुअल में मुझे इसके सामने वाले दोनों ऑल पिन इस तरफ देखता हूँ, ये दोनों ऑल पिन जो मुझे सामने इधर से देखता हूँ, ये दोनों ऑल पिन मुझे इस डायरेक्शन में दिखती है यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में वो वहां पर नहीं है, वो यहाँ आ चुकी है। ये हो रखा है उसका रिफ्रैक्शन। ये प्रिज्म से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो देखना, एक्चुअल वो लाइन यहाँ ऐसे जानी चाहिए थी इस तरीके से, लेकिन वो लाइन इतनी इस तरीके से यहाँ पर क्या हो चुकी है, कर्व हो चुकी है, इतनी यहाँ पे रोटेट हो चुकी है, इतनी झुक गई है, इंक्लाइन हो गई है। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। देखना, मेरे पास समझ लो, ऐसे समझ लो, मेरे पास में एक लाइट जा रही है, ये इसको बोला मैंने इंसिडेंट रे। कौन सी रे, अरे इसको मैंने क्या बोला दोस्त, इंसिडेंट रे। यहां से लाइट देखना, इस लाइट को जाना कुछ इस वे में था, मैंने डैश डैश पार्ट बना रखा है, इसको इस वे में जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन ये लाइट वैसे नहीं जा पा रही है ड्यू टू रिफ्लेक्शन फिनोमेना।
लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, या फिर मैं ऐसा बोल दूं लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो थोड़ी सी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, थोड़ी डाउन हो जाएगी, वो डाउन हो गई, वो लाइट कुछ ऐसे जाती है, वो लाइट अब ऐसे हो गई। इसको मैं बोलता हूँ रिफ्रेक्टेड रे। क्या बोलता हूँ? क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है इसलिए इसको बोला रिफ्रेक्टेड रे। अभी भी देखना ये लाइट, इस लाइट को इस तरीके से जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये ऐसे नहीं गई, ये लाइन वापस क्या हो गई, फिर झुक गई। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे नहीं गई, लाइन ऐसे नहीं जाकर नॉर्मल से थोड़ी दूर हो गई, क्या हो गया इसके अंदर, इस बार और रिफ्लेक्शन हो गया। इसको मैं बोलता हूँ इमरजेंट रे। क्या बोलता हूँ? इमरजेंट रे। तो 3 रे बताई मैंने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इमरजेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे जैसे जाने चाहिए थी वैसे नहीं जाती है। इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको मैं बोलता हूँ एंगल डी। देखो भाई, सपोज सुनना, मेरी लाइन ये वाली कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये इतना इतना इसके अंदर टर्न आ चुका। देखो यहाँ से, देखो ये इतना इसके अंदर क्या आ चुका दोस्त, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगा एंगल, वो एंगल इसका क्या आ चुका है, टर्न आ चुका है। उसी को मैं बोलता हूँ एंगल डी, डेविएशन एंगल। क्या बोलता हूँ? डेविएशन एंगल। ध्यान रखे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है, डेविएशन एंगल। आया समझ? डेविएशन, तो ये लाइट उतनी डेविएट हो रही है, क्या हो रही है, उतनी डेविएट हो रही है, तो प्रिज्म की वजह से लाइट उतनी डेविएट हो जाएगी, एंगल को बोलते हैं डेविएशन एंगल। और उसी एंगल की वजह से मुझे जो लाइट है ना, मुझे जो दोनों ऑल पिंस वो इस डायरेक्शन दिख रही थी, एक्चुअल उस डायरेक्शन नहीं है, वो थोड़ी इस तरफ से टर्न हो रखी है, लेकिन मुझे वो सारी लाइनें सीधी दिख रही थी प्रिज्म की हेल्प से, प्रिज्म की वजह से। ठीक है दोस्त, ये प्रोसीजर होता है उसका। आप कभी फर्दर क्लासेस के अंदर एक्सपेरिमेंट करोगे इस चीज को तो आपको आइडिया लगेगा किस तरीके से काम होता है ये। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर हो रखा भाई, फिजिक्स में करवाते हैं बेसिकली इसको। अब देखिए भाई, एंगल ए जो होता है प्रिज्म एंगल। दो सरफेसेस, प्रिज्म की दो सरफेसेस के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, प्रिज्म एंगल। उसको एंगल ए से डिनोट करते हैं। एंगल डी हो जाएगा डेविएशन एंगल। एंगल आई इज इंसिडेंट एंगल। एंगल आर इज रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, यहाँ आर लिखना मैंने, एंगल आर। तो ये इंसिडेंट एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये हो गया इमरजेंस एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो इमरजेंस एंगल या फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, कुछ 5 एंगल इसके अंदर आते हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, इमरजेंस, प्रिज्म एंगल और डेविएशन एंगल। ठीक है, ये सारी बातें होती है। 3 रे आती है इसके अंदर, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमरजेंट रे। अगर आपको हेडिंग कुछ इस तरीके का जाए एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ ले एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन बाय प्रिज्म या फिर रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, तो फिर आपको ये प्रोसेस करना है, या आपको डायग्राम बनाना है, कुछ इसके बारे में थोड़ा पॉइंट थ्रू आउट करना, आपको उसके बारे में कुछ पॉइंट आपको थोड़ा एग्जाम में लिखना पड़ेगा। 2 एंगल मैंने और लिख दिया वापस, उनके बाद थोड़ा डिटेल लिख दिया। एक लिखा प्रिज्म एंगल, लिख लिखा मैंने एंगल ऑफ डेविएशन, एक लिखा मैंने प्रिज्म एंगल, एक लिखा मैंने एंगल ऑफ डेविएशन। प्रिज्म एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन 2 सर्फेसेस ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म की 2 सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसी को मैं बोलता हूँ प्रिज्म एंगल। और देखना एंगल ऑफ डेविएशन बात करता हूँ, एंगल डी से डिनोट करते हैं इसको, किससे, एंगल डी से। प्रिज्म मेक्स द इमरजेंट रे बेंट एट एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। प्रिज्म क्या करता है, इस इमरजेंट रे को बेंट कर देता है एट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो जितना वो बेंट होता है, यहाँ से देखो जाना इसको ऐसे था, लेकिन एक्चुअली इतना चला गया यहाँ से, ये वाला देखो, तो इतना ये डेविएट हो गया, तो इसको बोलते हैं एंगल डी। क्या बोलते हैं दोस्त, एंगल डी। तो ये एंगल डी इस तरीके से बन रखा है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रोसीजर होता है भाई, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन प्रिज्म की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, रेनबो कैसे बनता है वो सारी बात करेंगे। ठीक है, ट्विंकल स्टार जो था वो ट्विंकलिंग क्यों करता है, स्टार टिमटिमाता क्यों है भाई, है ना, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज अपन इतना ही पढ़ते भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।